अस्सलाम वालेकुम। एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, हम पाकिस्तान जैसे माशरे में ये बहुत बात करते हैं कि ख़वातीन को बाहर निकलने में, उनको कहीं सफ़र करने में मुश्किलात का सामना होता है। और ये ख़बरें हम अक्सर सुन रहे होते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई जिसके बारे में हमें ये इम्कान होता है कि ना होती तो ये बेहतर था। लेकिन ऐसे माशरे में सहाफ़त एक ऐसा शोबा है जो उससे भी मुश्किल है, जहाँ अगर आप आम ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं है तो सहाफ़त में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसे ही शोबे में जब ख़वातीन आती हैं तो उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना होता है। उन्हें कम इम्कानात होते हैं, उनकी आगे बढ़ने के ज़्यादा होते हैं, उनको काम करने में किस तरह की रुकावटें होती हैं। इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम किया है। और हमारे साथ इस्लामाबाद से सहरिश हैं, सहरिश कुरैशी। ये सहरिश का कोई 7 साल का एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ इदारों में काम कर चुकी हैं, हम टीवी, कैपिटल टीवी, और इस वक्त इंडिपेंडेंट उर्दू में काम कर रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ सादिया मज़हर हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, DW, डॉन और द न्यूज़ से के साथ मुस्तकिल काम कर रही हैं। तो हम अपनी बात का सिलसिला शुरू करते हैं। आप दोनों को सबसे पहले सलाम। और मैं आप दोनों से पहला सवाल ये करूंगा, पहले सहरिश जवाब दे दें और फिर सादिया, कि सहाफत ही क्यों, किसी और शोबे में भी तो जाया जा सकता था। सहाफ़त फ़हीम, सबसे पहले तो इसलिए सलाम के हाँ बाद जी कि जी। मुझे राइटिंग का बहुत शौक था और ठीक है। राइटिंग के शौक की वजह से ही मैं सहाफ़त में आई थी। पर्सनली मैं आई डिडंट वांट टू परस्यू दिस एज़ अ करियर। हम्म। लेकिन वो राइटिंग का शौक चलते कभी कोई ऐसी न्यूज़ ब्रेक करना या कोई ऐसा काम करना या समटाइम्स किसी की वॉइस बनना जो इनिशियल स्टेप्स ऑफ करियर में नहीं था। लेकिन समटाइम्स आप कभी किसी को ऐसा एवेन्यू दिखा देते हो सहाफ़त के ज़रिए, आप मुआशरे की आजकल वैसे तो ये चीज़ बहुत कम हो गई है कि आप जो ऐसे सेगमेंट्स हैं उनको हाइलाइट करो, उनको जगह दो, जो दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं। अब तो चीज़ें डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक ये सिचुएशन मुख्तलिफ थी। तो आई चूज़ टू रिमेन इन दिस प्रोफेशन। इस वजह से साथ ही एक दफ़ा मैंने एक स्टोरी की जो जिससे एक रिकॉग्निशन मिली एक शख्सियत को काफ़ी ज़्यादा, उनको बहुत हेल्प आउट भी हुआ। उस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की रियलाइज़ेशन हुई कि सहाफ़त को जितना बुरा-भला कहा जाता है, ये ऐसी फ़ील्ड नहीं है। हम्म। आप इसमें रहते हुए वाक़ई में लोगों की मदद बहुत कर भी सकते हो, चीज़ों आप पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा डिफ़रेंस लेके आ सकते हो। हम्म। और सबसे बढ़ के जो सहाफ़ी खुद हैं, उनके लिए उनके अपने लिए आवाज़ उठाने वाले लोग बहुत कम हैं। वो भी एक मज़लूम तबका है। तो आप इसमें रह के ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई चोज़ टू रिमेन इन जर्नलिज़्म। जी सादिया, आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। एक तो और बहुत शुक्रिया फ़हीम इनवाइट करने का भी, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए इनवाइट करने का। सहाफ़त के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मेरे ज़िंदगी में 2 शौक थे और ये बचपन हम्म। से थे। एक ठीक है। टीवी पर आकर एंकर बनना या बोलना, और दूसरा शादी करना। तो ठीक मैंने है। पहले अपना पहला शौक पूरा किया। मैंने शादी की। शादी से पहले सहाफ़त मैंने इसलिए जॉइन नहीं की कि मुझे फैमिली की तरफ से परमिशन नहीं थी। मतलब मेरी अम्मी बहुत इस हवाले से कॉन्फिडेंट नहीं थी। वो वर्किंग वुमन के हवाले से तो उनको था कि मेरी बेटियाँ जॉब करें, लेकिन सहाफ़त करना या जर्नलिज़्म करना या टीवी पर आना, वो इसको अच्छा नहीं समझती थी। तो मैंने इसलिए अपने शौक को वहीं दबा लिया। शादी के बाद फिर जब मुझे थोड़ी अपॉर्च्युनिटी मिली, क्योंकि मुझे बोलना भी अच्छा लगता है, पढ़ना भी अच्छा लगता है, लिखना भी अच्छा लगता है। तो देन आई डिसाइडेड कि यार अब शादी भी हो गई है, बच्चे भी पैदा कर लिए हैं, बच्चे बड़े भी हो गए हैं, स्कूल गोइंग हो गए हैं, तो अब मैं अपना करियर स्टार्ट कर सकती हूँ। तो देन मेरे पास ऑप्शन था, और जब मुझे मौका मिला मैंने अपने मोस्ट फेवरेट जो मेरी फील्ड थी, जो मुझे पसंद थी, मैंने उसको चूज़ किया और उसमें जो है एज़ एन जर्नलिस्ट सामने आ गई। अच्छा, मुझे बहुत कम सुनने को मिलता है कि माँ बाप की तरफ से इजाज़त नहीं थी लेकिन शादी के बाद मिल गई। तो आपने ये हैरान किया हमें, वरना आमतौर पे कहते हैं कि जब तक शादी नहीं हुई थी तो हम कर रहे थे, शादी के बाद रुकावटें आ गई। तो ये तो मामला माशाल्लाह उल्टा हो गया है। नहीं, नहीं, ऐसा ही है, क्योंकि मैं शादी के बाद इस्लामाबाद आई थी। तो कोई मतलब मेरे इन-लॉज़ की तरफ से किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बल्कि मैंने अपना मास्टर्स जो मैस कॉम में था, शादी से पहले मैंने उर्दू एजुकेशन में मास्टर्स किया था। तो शादी के बाद जब मुझे मौका मिला तो मैंने मैस कॉम में मास्टर्स स्टार्ट किया था रामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। और हम्म। शायद उस टाइम मुझे प्रैक्टिकल फील्ड में आने का कोई ऐसा शौक नहीं था, क्योंकि मैं खाती थी, पीती थी, सोती थी।
और मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा एन्जॉय कर रही थी। लेकिन जब मैं ओपन यूनिवर्सिटी को मैंने जॉइन किया तो मैं वहाँ इंटर्नशिप के लिए गई और वो 3 मंथ्स का पीरियड था और आफ्टर दैट उन्होंने मुझे वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट पर जो है वो हायर कर लिया था अपने वेब शो के लिए, मॉर्निंग शो के लिए और रेडियो के लिए। और वहीं से फिर मैंने जो है प्रिंट मीडिया को भी जॉइन कर लिया और वहाँ से बनते करियर बनना शुरू हो गया। तो वो ये एक मेरे लिए एक प्रिविलेज्ड चीज़ थी कि मेरे हस्बैंड की सपोर्ट वहाँ पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा थी। जिसने ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, लेकिन जो आज का जो मौजू है वो ये कि हम अपने मैंने जिस तरह इंट्रो में भी कहा कि इस सोसाइटी में बड़े मसाइल के बारे में बात की जाती है, ख़वातीन इवन बाहर निकलने में, सफ़र करने में। तो ये सहाफ़त जैसा शोबा तो वैसे ही बहुत बदनाम है। आप दोनों को कभी ऐसा कोई ऐसा मामला हुआ या आप दोनों समझती हैं कि नहीं ये वाक़ई ठीक चुना है और ये फ़ील्ड अच्छी नहीं है आने के लिए? मैं इसका जवाब दे दूँ जी, जी, पहले या जी, सादिया सरिश बताएँ? पहले आप शुरू कर लें। आप बता दीजिए अपना। अच्छा, वैसे ना जनरली मेरा ये मानना है कि सब फ़ील्ड्स ही ख़वातीन के लिए पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में बहुत मुश्किल है, हर हुँ, फ़ील्ड में हुँ। नाम बनाना। लेकिन जर्नलिज़्म को ख़ास तौर पे इसलिए बुरा कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे आपका पब्लिक इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ना सिर्फ़ ये कि पब्लिक इंटरैक्शन होता है बल्कि जो चीज़ों की भाग-दौड़ है ना, वो भी इंडिविजुअल्स के हाथों में होती है एट सम टिल सम पॉइंट बजाए कि इंस्टीट्यूशंस के हाथ में हो। तो ऐसी किसी सिचुएशन में आपके लिए अपनी जगह बनाना, फिर यू डोंट नो अबाउट द सॉर्ट ऑफ पीपल यू आर मीटिंग, कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, वो किस माइंडसेट के हैं, वो किस ब्रॉट अप के हैं। तो ये वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़ाहिर है चीज़ें ख़वातीन के लिए डिफरेंट बनाते हैं बिकॉज़ अभी ये रिसेंटली बात है कि एक मैस कॉम की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थी, दे कॉन्टैक्टेड मी फॉर इंटर्नशिप। लेकिन उनकी फैमिली ने एलिगेशन लगा दी, वो कंडीशन लगा दी कि जी आप 2 दोस्तों को अगर इकट्ठी इंटर्नशिप मिलेगी तो आप करेंगी वरना आप नहीं जा सकती इंटर्नशिप। हुँ। तो सिंस इसमें पब्लिक इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, आपको लोगों से बहुत मिलना होता है, प्लस आपकी ग्रोथ और रिटेंशन ऑफ जॉब है, वो डिपेंड कर रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिविजुअल्स पे बजाय कि इंस्टीट्यूशंस के, अनलेस एंड अनटिल आप किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपको ब्रेक मिल जाती है या जगह मिल जाती है, जो कि ज़ाहिर है अच्छे इदारे सहाफ़त के मामले में पाकिस्तान में हैं ही कितने। हुँ। तो इसलिए मेरा ख़्याल है इसको ज़्यादा बुरा भी कंसीडर किया जाता है। दूसरा दूसरा पार्ट क्या था आपके क्वेश्चन का कि नहीं, अभी तक तो मेरा यही है कि फिर मैं ज़ाहिर है उसके आगे आऊँगा कि अभी तक जो जो समझा जाता था आपने ज़ाहिर है उसको डिनाई किया कि अभी तक का आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, इस पूरे मामले में। नहीं, एक्सपीरियंस अगर आप उस तरीके से कहें तो अच्छा-बुरा मिला-जुला एक्सपीरियंस है, ऐसा ठीक है। बिल्कुल भी नहीं है कि हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस अच्छा रहा है पहला। तो वो मैं बताना ये चाह रही थी कि जनरली लोग इसको इसलिए भी बुरा कंसीडर करते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, दू बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखें जो जर्नलिज़्म है ना, इसमें पाकिस्तान में कुछ बहुत वियर्ड कॉन्सेप्ट्स प्रिवेल कर रहे हैं। हुँ। एक तो ये कि जी आप 24/7 जॉब पे हैं। आप क्यों 24/7 जॉब पे हैं अगर आप जर्नलिज़्म में हैं? यू आर अ ह्यूमन एज़ वेल, यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर नीदर अ मशीन। मशीन को भी आप रीस्टार्ट करते हैं ना, लेकिन टाइम देते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही समझा जाता है। हमारे यहाँ यही समझा जाता है, फिर न्यूज़ रूम्स का अक्सर जो कल्चर होता है, वो बहुत इंटेंसिफाइड कल्चर होता है। सेकंड्स का मार्जिन होता है, मिनट्स की तो बहुत दूर की बात है ना चीज़ों को एग्ज़ैक्टली, लेके। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें पहले ब्रेक करना इस चक्कर में होता है, तो मेरा ओवरऑल अगर मैं काउंट करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा है और बुरा भी रहा है, क्योंकि जब अगर आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, लेकिन आपके इर्द-गिर्द बुरा हो रहा है, तो ज़ाहिर है वो बुरा ही कंसीडर होता है मेरा ख़्याल में। आप बिल्कुल ऐसा उसमें ही है। ऑब्लिवियन नहीं हो सकते अपने इर्द-गिर्द की सिचुएशन से। प्लस जर्नलिज़्म में जो इश्यूज़ वो ज़्यादा आते हैं कि इवनिंग शिफ्ट्स होती हैं, लोग जो होते हैं वो समटाइम्स डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा रेगुलेट हुई भी नहीं होती। ये भी एक डायलेमा है हमारे हुँ, मीडिया हुँ। ऑर्गनाइज़ेशंस का कि चीज़ें रेगुलेट बहुत ज़्यादा नहीं हुई हुई होती। और जो इंडिविजुअल्स होते हैं ज़ाहिर है वो एक ऐसे प्रोफ़ेशन से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि सिंस वी आर कंट्रोलिंग मैनी थिंग, हम पॉलिसी मेकिंग में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारी बात से फ़र्क पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को वैसे भी जनरली भी बी इट ब्यूरोक्रेसी और बी इट जर्नलिज़्म कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो इतनी ईज़ी नहीं होती, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बिल्कुल भी ईज़ी नहीं होती। उनको इन एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना होता है बिकॉज़ घरों में भी अगर आप देखें तो अगर मेल्स हैं, अ, हुँ। व्हिच शुडन्ट बी द थिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ऐसा होना हुँ, चाहिए। हुँ। उनकी जिस वक़्त अपनी गैदरिंग होती है तो उनका वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। बच्चे या बच्चियाँ जिस वक़्त आ जाएँ, बहनें या फीमेल्स ऑफ द फैमिलीज़ आ जाएँ तो वो एक डेकोरम मेंटेन रखते हैं। हुँ। अब जिस वक़्त मैंने न्यूज़ रूम में ये नोट किया, हालाँकि मैं बहुत अच्छे ऑर्गनाइज़ेशंस में काम करती रही हूँ, कि जिस वक़्त चीज़ें इंटेंसिफ़ाइड होती हैं तो समटाइम्स दे लूज़ देयर काम।
जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। और फिर अगर उस एनवायरनमेंट में कोई खवातीन बैठी हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट से नहीं आई हुई, तो वो सर्टनली अनकंफर्टेबल फील करती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। फिर एक प्रेवलेंट इशू जो बहुत ज्यादा है वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस हरासमेंट का है, जिसमें लाउड हो जाना, इनकंसिडरेट चीज़ों को लेके हो जाना। ये वाले इश्यूज सर्टनली हैं जो खवातीन को भी फेस करने पड़ते हैं। और सिंस उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं वहां तक, उस इदारे तक पहुंचने में। तो उनके लिए फिर चीज़ें ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाती हैं चीज़ों को लेके। और बाकी जो हेड्स होते हैं या वो, उनका ज़रा इंडिविजुअल बेसिस पे रवैया डिफरेंट होता है। तो देयर आर मेनी थिंग्स विच नीड टू बी एड्रेस्ड। So this is जी what I सादिया, सहरिश ने तो बहुत तफसीली बताया, अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? जी, मैं सैरिश की तकरीबन ऑलमोस्ट सब बातों से एग्री करती हूँ, बस थोड़ा-सा ऐड करूँगी। मैंने जब जर्नलिज़्म स्टार्ट किया था तो मैं सबसे पहले मुझे ऑफ़र हम न्यूज़ की लॉन्चिंग हो रही थी और वहाँ पर मतलब मुझे ऑफ़र हुई थी उनके न्यूज़ चैनल को जॉइन करने की। लेकिन अभी जॉइन करने से पहले ही मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था और एक हम न्यूज़ का टैग था। मुझे लग रहा था बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन है, एक फीमेल रन कर रही हैं और बड़ा आइडियल वहाँ का एनवायरनमेंट होगा। बट अनफॉर्च्युनेटली बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा जॉब जॉइन करने से पहले ही, बल्कि मैंने वहीं पर उनको कंप्लेंट भी की थी, वो सारी हैरेसमेंट जो मुझे फेस करनी पड़ी। और एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि यार अब मुझे किसी मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन नहीं करना। अच्छा, दूसरा मैं समझती हूँ कि ये जो मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन की बात नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वर्किंग वुमेन के साथ एक टैग लगा हुआ है कि अगर वर्किंग वुमेन है तो वो कैरेक्टरलेस होगी, जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सारे उसकी जात के अंदर होंगे। और ये बनाने में मेरा नहीं ख्याल कि मर्दों का ज्यादा हाथ है, इस कॉन्सेप्ट को जनरेट करने में भी औरतों ही का इट्सल्फ बहुत बड़ा हाथ है। जो हमारी बुजुर्ग खवातीन या हमारे अपने इन्वायरमेंट की खवातीन है, इवन हम अपनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखें तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हमारे जो कलीग्स हैं, मेल कलीग्स हैं, वो इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स जनरेट नहीं करते जितना हमारी फीमेल जो कलीग्स हैं वो एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स बना रही होती है। तो मैं नहीं समझती कि सिर्फ मीडिया के साथ ये टैग है, ये टैग हर वर्किंग वुमेन के साथ है और हर वर्किंग वुमेन को हर जगह पर इस तरह की चीजों को फेस करना पड़ता है। अच्छा, मैं वैसे तो खैर मैं पता नहीं अपनी राय देनी नहीं चाहिए, मैं एक्सप्रेस, डॉन और इस वक्त जिस वो हूँ इदारे में, वी न्यूज़, मैंने यहाँ कभी कभी जेलस होते हुए देखा है। जिस जिस ज़बरदस्त खवातीन के हिसाब से जो ज़बरदस्त कवानीन है और स्ट्रिक्ट कानून है, यानी कि इवन हल्का सा हिंट भी आ जाए ना, अगर किसी मेल ने हेरेसमेंट का शुबा भी दिया है तो वो अगले दिन ऑफिस नहीं होता था, बल्कि उसी दिन ऑफिस में नहीं होता था। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। एक हमारे कुलीग थे, उन्होंने अपनी कुलीग, यानी ऑफिस में साथ काम करते हैं लेकिन चूंकि फेसबुक फ्रेंड नहीं थे, उनकी एक पोस्ट को लाइक करने पर उनको शोकॉज मिल गया था कि आप जब फ्रेंड नहीं है तो आप लाइक आपने कैसे किया, और जब दूसरी बार हरकत हुई तो वो फारिग कर दिए गए। तो इतने स्ट्रिक्ट है, और शायद इसीलिए हमें ये फील नहीं हुआ कि इदारों में खवातीन को किसी भी तरह का इशू है, क्योंकि वो इदार, और ये शायद इदारों के पे भी डिपेंड करता है कि इदारे कितने मजबूत हैं। तो एक तो ये। अच्छा, दूसरा, आप सादिया, मैं आपसे पर्टिकुलर आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में हैं और आप बाहर निकलती हैं, खबर के तलाश में होती हैं। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि जिसके बाद आपने सोचा होगा यार अब मैं शायद मुझे ये इस बारे में एहतियात करनी चाहिए? कोई पर्टिकुलर वाकया अगर आप बताना चाहें। अच्छा फ़हीम, मैंने जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म शुरू किया, मतलब मुझे एक क्रेविंग होती है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करने की, डाटा कलेक्ट करने की। आई डोंट नो, बाय डिफॉल्ट अब मेरे अंदर है, मैं चाहकर भी इसको छोड़ नहीं सकती। जहां तक इश्यूज की बात है तो क्योंकि मैं शायद इस कैरियर में शादी के बाद आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा जो इश्यूज होते हैं वो शादी से पहले, जब आप अनमैरिड होते हैं तब आपको सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से ज्यादा प्रेशर्स फेस करने पड़ते हैं। जब आप एज एन मैरिड आते हैं और आपको पीछे फैमिली की सपोर्ट होती है तो फिर इस तरह के इश्यूज बहुत कम फेस करने पड़ते हैं, फैमिली प्रेशर भी बहुत कम होता है। लेकिन मैंने बहुत सारे केसेस फेस किए। मतलब मेरी आप एफआईए में जाके देखें तो मेरी लातादात कंप्लेंट्स पड़ी होंगी, एफआईए में पड़ी होंगी, ह्यूमन राइट्स कमीशन में पड़ी होंगी। इसके अलावा जो बहुत, जैसे एक्साइज एंड टैक्सेशन लाहौर का इदारा है, वहां पर मेरी हैरेसमेंट की एक कंप्लेंट ऑलरेडी चल रही है, उसकी इंक्वायरी हो रही है।
तो ये सब वो केसेस हैं जो मुझे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही की वजह से फेस करने पड़े, क्योंकि मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, अच्छा मैं इदारों में नहीं जाती, मेरी जिंदगी में एक बड़ा मैंने एक अपना रूल बनाया हुआ है, मैं कभी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, किसी डिपार्टमेंट में नहीं जाती हूँ खबर लेने के लिए, डाटा लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए। मैं सिंपल पिछले 2 साल से राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं उसके ज़रिए से हाँ। मुख्तलिफ इदारों में, फेडरल में भी, पंजाब में भी, सिंध में भी और केपीके में भी मेरी एप्लीकेशंस जाती हैं, वहाँ से मुझे डायरेक्टली डाटा मिलता है, मुझे इदारे खुद कॉन्टैक्ट करते हैं। मेरे पास इस वक़्त डाटा के ढेर पड़े हुए हैं घर में, जिससे मेरी अम्मी शदीद नाराज़ होती हैं और वो कहती है मैंने किसी दिन रद्दी में दे देनी है सारी चीज़ें। तो मेरे पास डाटा इस तरह आता है। हाँ, मुझे व्यूज़ लेने होते हैं कहीं से भी तो मैं ऑन कॉल लेती हूँ, और वो भी ऑफिशियल नंबर्स मेरे पास आरटीआई के ज़रिए से ही आते हैं। तो मेरे ऊपर केसेस होते हैं, मुझे थ्रेट्स मिलते हैं, मेरे ऊपर मुझे एफआईआर काटने की भी थ्रेट्स मिलते हैं, और मैं, लेकिन मेरी एक जो प्रैक्टिस ये है कि मैं हर थ्रेट के या हर किसी भी किस्म का मुझे हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है तो मैं उसको रेलेवेंट इदारे में कंप्लेंट ज़रूर फाइल करती हूँ। और ये मेरे ख्याल में हर औरत को प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी प्रेशर आपको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन एज एन मैरिड वो प्रेशर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये हम चूंकि इस वक्त पर्टिकुलर पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये इंटरनेशनली इशू भी है। अभी जो साइमा मोहसिन का, अगर आप लोग को मालूम हो, जो केस हुआ है, वो उन्होंने जिस तरीके के चट्टे खोले हैं सीएनएन के, तो मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये है पाकिस्तान के किसी मीडिया इदारे और सीएनएन में कोई फर्क है इस वक्त, कि आप एक मजबूर औरत का, यानी एक को आप इतना उसका जो है ना, उसका आप खेल रहे हैं उसके साथ। लेकिन अब वो देखें, वो केस करने का हक है वो जीत चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि औरत अगरचे दबती है, लेकिन वो आगे से रिएक्ट भी करती है और वो अपना मुकाबला अच्छी तरीके से करना जानती है। अब चूंकि आप लोग इस फील्ड में आ चुके हैं ना, तो और आप लोगों को माशाल्लाह वक्त भी हो गया है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप लोग अब समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये इश्यूज कम होते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों को, या आप लोगों को लगता है कि नहीं, इसमें इजाफा होने का खदशा है? एक एक सवाल ये, और साथ दूसरा सवाल ये कि ज़ाहिर है ये एक सहाफ़त, ऐसा तो नहीं है कि ख़वातीन अभी आई हैं। पिछले 15-20 साल से ये मामला चल रहा है, लेकिन उस वक़्त चूँकि इंटरनेट नहीं था, इस तरीके के सोशल मीडिया सहूलत नहीं थी सोशल मीडिया की, तो लोग कहते हैं कि पहले भी होते थे लेकिन सामने नहीं आते थे। अब चूँकि ये सारी सहूलत मिल गई तो सामने आ गए। तो अगर आप इन दोनों सवालों के जवाब दे सकें कि आप लोग को मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है, एक, और क्या इस सोशल मीडिया के आने से ये केस बड़े हैं या इसकी तशहीर ज़्यादा हो रही है? अच्छा, मेरा तो ये ख्याल है कि फ्यूचर में इन चीज़ों में, केसेस में रिडक्शन होगी, बिकॉज जिस तरीके से चीज़ों को कवरेज मिलनी शुरू हुई है, women have started raising their voice, और साथ साथ इसमें कई मर्द हैं जो उनका साथ देते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। अभी आप देखें कि साइमा की अभी आपने बात की, तो जी। वो सीएनएन ने उनके साथ बुरा किया, लेकिन वो अभी शी इज स्टिल एफिलिएटेड विद स्काई न्यूज़ एज वेल। हुँ। और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो शन किया जाना होता है, बेसिकली ये सिर्फ खवातीन के साथ नहीं होता, ये मर्दों के साथ भी होता है। उनके साथ भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो काफ़ी ऐसा एटीट्यूड रखती हैं। आई रिमेंबर द टाइम कि ये अनऑफिशियल और अनडॉक्यूमेंटेड था, लेकिन यहाँ पे एक चैनल सैलरीज नहीं दे रहा था इस्लामाबाद में, और उसके कुछ एम्प्लॉयज़ ने उनके अगेंस्ट केस कर दिया। तो वन ऑफ द गाय ट्राइड टू गेट अनदर जॉब किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे उसके पहुँचने से पहले उसका नाम पहुँचा हुआ था, और मालिकान के बीच में शायद ये डिसाइडेड था, जो उस तक इंटरनली उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खबर पहुँचाएगी कि सिंस यू गाइस हैव लॉन्च्ड अ केस अगेंस्ट देम, फाइल्ड अ केस अगेंस्ट देम, ओह! तो शायद अब तुम्हें 2-3 इदारों में इधर ना ही मिले जॉब। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट, यस। जो कि होता है। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम बन गया है फ़हीम, मेरा ख़्याल है लोगों के लिए, जिसने उनको बहुत ज़्यादा वॉइस दी है। और अगर जो जॉबलेस भी हुए हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए हैं, ख़वातीन हैं, उनको अपने राइट्स की रियलाइज़ेशन हो गई है। फिर जो लोग थे पहले, जो ये केसेस होते थे सर्टेनली होते थे, या लेकिन उनके नंबर्स कम होते थे, और दूसरा उसमें एक एलिमेंट ये था कि उनकी तशहीर भी नहीं होती थी। अब क्योंकि आप देखें कि जो मीडिया की फ़ील्ड है वो बहुत बम्बार्डेड हो गई है विद एम्प्लॉइज़। यस। फिर उसमें बहुत से यूट्यूबर्स हैं, वो आ गए हैं, जो इंडिविजुअल्स यूनिवर्सिटी से निकले हुए बच्चे हैं, वो डायरेक्टली इस काम में पड़ गए हैं। पहले जो न्यूज़पेपर्स होते थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उसके बहुत बाद आया, उसमें लोग जो थे वो सब एक तरह इकट्ठे ही रहते, उन्होंने उठना, बैठना, खाना-पीना सब कुछ करना। जर्नलिज़्म की इतनी बम्बार्डमेंट नहीं थी, फिर उनकी इतनी
ट्रेनिंग्स होती थी ना, मतलब उनको बाकायदा एक फैमिली सिस्टम जैसे पहले बहुत स्ट्रांग था। इस तरीके से उनके इंटरनल कम्युनिकेशन होती थी, सब कुछ होती थी। मैं कुछ सीनियर सहाफ़ी ख़वातीन जो थी उनके साथ उठना बैठना हुआ, तो उन्होंने भी यही बताया कि उनमें से कुछ थी तो अक्सर जो सादिया ने बात की, सादिया ने बिल्कुल सही बात की, मैं 200% इनसे एग्री करती हूँ। उनमें से अक्सर जो थी वो आती शादी के बाद इस फील्ड में थी, तो उनके लिए एक सोसाइटल टैग और सिक्योरिटी ये भी हो जाती थी कि उनके हस्बैंड साथ होते थे या उनको सिक्योर रखते थे। तो इस वजह से पहले केसेस होते भी कम थे और जो होते थे उनकी तशहीर भी नहीं होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके जो है ये नंबर्स रिड्यूस होंगे, बिकॉज़ अगर मैं अपने 7 सालों में देखूँ तो चीज़ों में कई जगहों पे बहुत बेहतरी भी आई है। जो आपके मेल कोलीग्स हैं वो सपोर्टिव हुए हैं, जो पहले शायद सपोर्टिव नहीं भी होंगे इतने, या वो डिफरेंट माइंडसेट से आते हैं। बिकॉज़ देखिए हर फील्ड की तरह ये भी एक इवॉल्विंग फील्ड है ना, जिनको पहले रियलाइजेशंस नहीं थी उनको लेटर ऑन आपकी ऑर्गेनाइजेशंस ने दिलवाई, या लड़कियों ने खुद बोल-बोल के दिलवा दी कि देखो ये दिस इज़ रॉन्ग, यू शुडंट डू दिस टू मी। और अगर जैसे सादिया ने बताया कि इन्होंने सब पे केस किए, तो जिस वक़्त रेसिप्रोकेशन चीज़ों की होनी शुरू हो जाती है, तो वो रिजल्ट्स लेके आती है। जब आप उस पेन से गुज़रते हो जो आपने इन्फ्लिक्ट किया किसी पे, तो वो ज़ाहिर है सर्टेनली रिजल्ट लेके आती है। रूल्स सर्टेनली और होते तो डेटरेंस के लिए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जिस वक़्त कंबाइन होते हैं, तो इनको मिला के जो मेरा ख़्याल है वो ये है कि एक तो ये कि इन केसेस में कमी आई है। उसका रीज़न ये है कि आगाही लोगों में ज़्यादा आ गई है, तशहीर भी ज़्यादा हुई है, और पहले ये केसेस भी कम होते थे और इनकी तशहीर भी कम होती थी। ये हमारे लिए अब बहरहाल अच्छा एक पॉइंट है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज़ देखिए एक जैसे हर चीज़ की ग्रोथ का एक पैटर्न होता है ना, तो मेरा ख़्याल है उस ग्रोथ के उस पैटर्न में हम रिग्रेसिव नहीं जा रहे, प्रोग्रेसिव ही जा रहे हैं। ख़वातीन की शमूलियत आप देखें चीज़ों में ज़्यादा हो रही है, वो पार्टिसिपेट ज़्यादा कर रही हैं। ये इंडिकेटर्स होते हैं इस चीज़ के कि उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कितना है। तो मेरा तो ख़्याल है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जा रही हैं। दिस इज़ सादिया, व्हाट आई थिंक। आपका क्या ख्याल है? आपको आवाज़ आ रही है सादिया? आई गेस मेरी तरफ इंटरनेट का कोई इश्यू आ रहा है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, बिल्कुल जी, आ जी, रही है। मुझे तो आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ आपका क्या ख्याल है इस पूरे बारे में? हेलो। जी, मैं ये कह रहा हूँ आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? जी। अच्छा, मैं वही बात है, सैरिश ने काफ़ी डिटेल में जो है वो उसको इलैबोरेट कर दिया। मैं एग्री करती हूँ, पहले भी शायद केसेज़ होते थे, लेकिन पहले अगर केसेज़ कम होते थे, तो उसकी वजह ये थी कि पहले शायद जर्नलिज़्म में ख़वातीन की जो तादाद है, वो इससे भी बहुत कम होती थी। एक तो हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा एक ये वाला गैप था, जो शायद अब वक़्त के साथ-साथ फ़िल हुआ है। अभी ऑलमोस्ट उतना फ़िल नहीं हुआ। हम अभी तक इस बात के लिए लड़ रहे हैं और एडवोकेसी कर रहे हैं कि भाई ख़वातीन को भी जो है वो ब्यूरो चीफ बनाया जा सकता है, तो बनाएँ। और अनफॉर्चुनेटली जब हम एआरवाई या जियो वालों से ये बात करते हैं, तो वो फ़ौरन कहते हैं, हाँ जी, तो करते हैं अप्लाई, आ जाएँ आप ब्यूरो चीफ बन जाएँ, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लें। तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि शायद पहले केसेज़ कम थे क्योंकि ख़वातीन की तादाद कम थी। दूसरी बहुत बड़ा गैप ये था कि हम लोगों को हमारे बेसिक राइट्स का भी नहीं पता था। हमारी प्रोटेक्शन के लिए कौन-कौन से राइट्स मौजूद हैं, हमें वो नहीं पता थे। ख़वातीन को ब्लैकमेल करना, हैरेस करना कंपैरेटिवली आसान था। डिजिटलाइज़ेशन के बाद ये चीज़ें उतनी आसान नहीं रही। लाइक मुझे पता है कि शायद मुझसे बात करते हुए बहुत से लोग 100 बार ये सोचते हैं कि भाई अगर इसको कुछ कह दिया तो उसका स्क्रीनशॉट फेसबुक पे लग जाएगा। तो वो फेसबुक पे लगना जो है ये इटसेल्फ मेरे लिए, मैं इसको बहुत बड़ी अपनी पावर समझती हूँ, कि अगर लोग इस हवाले से भी जो है वो थोड़ा-सा सिक्योर होकर मुझसे बात करते हैं। बाकी डिजिटल मीडिया आने के बाद फ्यूचर बहुत ब्राइट है, स्पेसिफिकली ख़वातीन का। मैं ये समझती हूँ कि अगर हमें बड़े-बड़े चैनल्स जो हैं वो ख़वातीन को बड़ी पोस्ट नहीं दे रहे, तो अब हमारे पास चांस है कि हम अपने डिजिटल मीडिया चैनल स्टार्ट करें, हम उनकी ओनरशिप लें और हम वहाँ पर ख़वातीन ही को हायर करें, और एक सेफ एनवायरनमेंट जो हमें नहीं मिल रहा था या जिसके लिए हमने लड़ाई की है, हमने बहुत ज़्यादा बातचीत की है, वो अब हम उन ख़वातीन को, उन बच्चियों को जो यूनिवर्सिटी से आ रही हैं, वो प्रोवाइड करें। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस मैं असल में आखिर में अब यही सवाल पूछने वाला था कि ख़वातीन और मर्दों को अगर हम ये तक़सीम ख़त्म करें, तो अगर आप लोग मुख़्तसरन बताएँ कि अब जो मीडिया इदारे हैं, उनकी जो सकत है, उनकी जो सूरत-ए-हाल है, वो बहुत
कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होती जा रही है। इस वक़्त बेरोज़गारी का आलम ये है कि 5 लोग अगर फ़ील्ड से बाहर हैं, तो जो अगर एक एक किसी यानी सीट की सैलरी 50,000 रुपए है, तो माले जो चैनल के मालिकान हैं, वो कहते हैं यार 5 लोग बेरोज़गार हैं, एक काम करो 30,000 ऑफ़र करते हैं, इनमें से कोई ना कोई आ ही जाएगा। और वही सैलरी जिसकी 50 से 70 होनी चाहिए थी, 50 से 30 हो गई क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। तो इस बेरोज़गारी के आलम में जो नए सहाफ़ी हैं या इवन जो करंट सहाफ़ी इस वक़्त चाहे मर्द हो ख़वातीन हो, उनको क्या करना चाहिए अगर आप दोनों मुख्तसरन अपनी राय दे दें? देखिए, एक तो मेरा मानना है कि जर्नलिज़्म की फ़ील्ड जो है वो बहुत इवॉल्विंग फ़ील्ड है। हुँ, अपने स्किल सेट को एनहांस करें, लाज़मी जी। करें, ज़रूर करें। अब मैं ये नहीं कह सकती कि 5 साल पहले मैं ऐसे काम करती थी, तो अब भी मैं ऐसे ही काम करूँगी। आई नीड टू एनहांस माय स्किल सेट, अपने स्किल सेट्स पे काम करें। कोर्सेज़ ऑनलाइन बहुत अच्छे-अच्छे फ्री अवेलेबल हैं। अपनी प्रायोरिटी सेट करें, अपने गोल सेट करें और उनको अचीव करने के लिए स्ट्रगल करें। मीडिया मालिकान बहुत हद तक उनकी अपनी पावर्स बहुत श्रिंकन हो गई हैं बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस सिचुएशन। जो एंकर्स उनके चैनल पे बैठ के बात नहीं कर सकते, वो अपने यूट्यूब चैनल्स पे खबर देते हैं और बात करते हैं। ऐसे तो क्या? अपनी इस पावर को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस अपनी ग्रोथ पे रखें और स्किल सेट को अपने एनहांस करें, तो थिंग्स विल बी वेरी ईज़ी फॉर एवरीवन। जी, सादिया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, या अगर हम उसकी डेफिनेशन की भी बात करें, तो वो अब तक शायद हमारी यूनिवर्सिटीज में अब भी ये कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। यानी हमारे जो न्यू जनरेशन भी आ रही है, वो जर्नलिज्म को समझ कर नहीं आ रही है। उसको लगता है कि जर्नलिज्म यही है कि आप कैमरा पकड़ लें और किसी के भी मुंह में कैमरा घुसा दें, कुछ भी अनएथिकल किसी भी वे में बात करें, जस्ट एक व्यूज लेने के लिए और वायरल होने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है जिसको हमें डील करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली हमारी नई जनरेशन जो आ रही है उसके हवाले से। बाकी जो सैरिश ने बात की, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जर्नलिज्म सिर्फ टीवी पर बैठकर एंकर बन जाना नहीं है। जर्नलिज्म में कितनी वास्ट फील्ड्स हैं, ये फाइंड आउट करना, ये डिग आउट करना बहुत जरूरी है। और इस हवाले से मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्सिटीज के अंदर जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो जर्नलिज्म पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, जब तक वो प्रैक्टिकल फील्ड से नहीं होकर आएंगे, वो बच्चों को प्रैक्टिकल फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता कि अगर हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर वो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने आज तक कभी आकर जर्नलिज्म प्रैक्टिकली किया ही नहीं है, तो वो कोई अच्छे जर्नलिस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते। मैं इस कॉन्सेप्ट को मानती ही नहीं हूँ। दूसरी चीज ये है कि सबसे ज्यादा जो इस वक्त फोकस है वो एथिकल जर्नलिज्म पे करना चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा। सैरिश ने बात की यूट्यूब चैनल्स की, बिल्कुल ठीक है। यूट्यूब चैनल्स एक सोर्स ऑफ इनकम है हम सब लोगों के लिए। और स्पेसिफिकली जब आपके इदारे, आपके बड़े बड़े चैनल्स आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उस टाइम आपने तो फाइंड आउट करने हैं अपने लिए डिफरेंट रास्ते। लेकिन उस सब में आप एथिक्स को जो है वो मत रोंदे अपने पाँव के नीचे, और यूट्यूब चैनल्स बनाएं, लेकिन यूट्यूब चैनल्स को भी किसी क्राइटेरिया के अंदर रहकर बनाएं। और यहाँ पर मुझे फिर यही लगता है कि हमारे यहाँ रेगुलेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है इस हवाले से भी। तो बाकी जो मर्द और अब अभी आप यूट्यूब चैनल्स के हवाले से भी देख लें कि जो मर्द और खवातीन है, यहाँ पर भी आपको एक बहुत बड़ा गैप नजर आएगा। यूट्यूब चैनल्स में भी मर्द जो है वो बाजी ले जा चुके हैं, क्योंकि उनको जरा स्पाइस जनरेट करना भी आता है। उनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर या लोगों के जरिए से या पीआर के जरिए से कोई ना कोई खबर भी मिल जाएगी, लेकिन खातून यहाँ पर भी मार खा जाती है कहीं ना कहीं। तो खवातीन के को आप लोग यहाँ पर भी मार दे रहे हैं। यहाँ भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। आप यकीन करें कि मुझे बार बार कहा जाता है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा ऑफिशियल डाटा पड़ा हुआ है। लेकिन मैं 10 बार सोचने के बाद भी सोचती हूँ, अच्छा यार कर तो लूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती जैसे हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पे बोला जा रहा है। तो वो करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, और मुझे ऐसा लगता है हम जर्नलिज्म के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं इस तरह कर कर, जो नहीं होना चाहिए। बाकी थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज के अंदर आप जैसे जो प्रैक्टिकल फील्ड में सहाफी हैं उनको जरूर लेके जाना चाहिए, ताकि हमारे जो अब आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक फैंटेसी वर्ल्ड से निकल आए। उनको लगता है जर्नलिज्म में आएंगे वो बहुत सारा पैसा कमाएंगे, उनके बड़े बड़े बंगले होंगे और पता नहीं क्या क्या कुछ होगा। जर्नलिज्म में स्ट्रगल होती है, जर्नलिज्म में एथिक्स होते हैं। तो ये सब बताना बहुत जरूरी है और हमें इसको कवर करने की बहुत जरूरत है।
बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आखिर में एक ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी सैरिश ने कहा स्किल्स को इम्प्रूव करें। पहले आज से 15 साल पहले जो सहाफ़ी होता था, वो अगर एक डेस्क पे बैठा हुआ सहाफ़ी है तो वो सिर्फ़ खबर बनाएगा, कैमरामैन कैमरा चलाएगा, रिपोर्टर रिपोर्टिंग करेगा, ये मख़सूस काम थे। लेकिन ये आज की सहाफ़त में ज़रूरी है कि आप में खबर बनाना भी आती हो, आपको वीडियो एडिट करना भी आती हो, आपको फ़ोटोशॉप भी आता हो। ये अगर काम आपको सारे नहीं आते, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बिल्कुल मुझे अब अंदाज़ा इस बात का हो गया। मेरा ख़्याल है आप लोग शायद इत्तेफ़ाक करें इस बात से। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, ऐसे मैं ही है। 200% आपसे इत्तेफ़ाक करूँगी इस बात से। आपको कैमरा वर्क, शॉट्स अच्छे कैसे लेने हैं, ये भी खुद आना चाहिए। आपको एग्ज़ैक्टली। एडिटिंग में इफ़ेक्ट्स कैसे ऐड करने हैं, मेबी आपको एनिमेशंस ऐड करनी भी आनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी कॉपी अगर आप लिख रहे हैं, वो भी अच्छी होनी चाहिए और अगर वीडियो बना रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसका टेक्स्ट बिल्कुल अलग अंदाज़ से लिखा जाता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। प्लस उसकी डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, ये भी आपको आनी चाहिए। ये एक आपकी अलग डिजिटल पे बिल्कुल एक फ़ील्ड स्किल्स है, हाँ। ये बिल्कुल अलग फ़ील्ड है, तो इस वक़्त वो कहते हैं ना जैकल ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर्स ऑफ नन, यस। तो अब मास्टर ऑफ एवरीथिंग होना ज़रूरी है, आपने अगर अपनी फ़ील्ड में सर्वाइव करना है। बिकॉज़ वर्ल्ड इज़ गेटिंग हाइली कॉम्पिटिटिव और अब जो एआई आ गया, उससे तो वैसे ही रहा-सा काम जो है, इधर इस्लामाबाद में कितने एम्प्लॉइज़ हैं जो वर्कर्स हैं जो उनको उनकी जॉब से निकाल दिया गया और आर्टिकल्स जो जनरेट किए जा रहे हैं, वो एआई के थ्रू किए जा रहे हैं। अभी तो इसमें भी शुक्र की बात है कि अभी चैट जीपीटी को उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती, तो उर्दू वालों का काम चल रहा है, वो इंग्लिश इंग्लिश वालों का तो हो रहा है। लेकिन अपने स्किल्स अच्छा, की लेकिन एनहांसमेंट इस हवाले से सरिश जो एआई है वो इंग्लिश आर्टिकल्स भी बहुत अच्छे नहीं लिखता है। आप उसको देखें कि उसका जो नॉलेज है वो 2021 के बाद से अपडेटेड नहीं है, उसकी एक्सेस नहीं, नहीं है लेकिन उससे उसमें आगे। आपको तो उसमें एक एंगल ये भी है कि उसको आप प्रॉम्प्ट कैसे करते हैं। हाँ, आप अगर हाँ, उसको ट्रू। प्रॉम्प्ट करने का अगर आप वो करें ना और हम लोगों ने कौन से इतने जर्नलिज्म में ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ इतने कोई स्पेसिफिक आर्टिकल्स नहीं होते। वो तो कुछ ही आर्टिकल्स होंगे जो इतने डाटा स्पेसिफिक होंगे। जनरली जिस किस्म का सॉफ्ट कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो आप उसको 10 दफ़ा कहेंगे, वो 10 दफ़ा आपको बहुत अच्छा लिख के देगा। ये इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी एक उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर कितनी वो है ग्रिप है और आप उसको प्रॉम्प्ट कैसे कर रहे हैं। सो स्किल तो एनहांसमेंट जो है वो मेरा ख़्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमने आज बहुत अहम, मेरा ख़्याल है कि हमने बहुत अहम इश्यू से बात की, कुछ उनकी हल हल पे बात की, कुछ तजावीज़ हुई। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सहाफ़त पर और इस तफ़रीक के बगैर कि ख़वातीन और मर्द कि हमें क्या चैलेंज का सामना है, हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। आप दोनों की आमद का वक़्त देने का बहुत-बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू मोस्ट सो मच वेलकम फहीम फॉर इनवाइटिंग, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट एंड अल्लाह ऑलवेज़ हाफ़िज़। मोस्ट वेलकम। सो अल्लाह नाइस हाफ़िज़। मीटिंग यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।